मैं आपके पास एक नया टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूं। इस टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रेगुलेशंस 1830 टू 1848। मतलब ये जो टॉपिक है, यहां से आपको 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो गाइस, जो पहला पॉइंट है वो है बोथ 1830 एंड 1848 रेगुलेशंस वांटेड फ्रीडम एंड राइट। तो आपको यह बताया गया है कि पूरे यूरोप में 1830 से लेके 1848 तक क्या हुआ था, और उन लोग जो यूरोपियन जो सिटीजन थे, उन लोग मतलब क्या चाह रहे थे। तो उन लोग ये चाह रहे थे कि पूरे यूरोप में फ्रीडम हो और राइट हो, यानी कि सबको आजादी मिले, और राइट मतलब फंडामेंटल राइट मिले। सेकंड पॉइंट है, इन 1830 द किंग ऑफ फ्रांस वाज रिमूव्ड। 1830 में जो फ्रांस के राजा थे उनको हटा दिया गया। इस बात को समझने के लिए बेटा जी हमें जाना पड़ेगा क्लास 9 में। अब डर रहा है क्या कि क्लास 9 में सर नाम लिख देंगे? बिल्कुल नहीं बेटा जी। क्लास 9th में एक चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा रिकॉल करेंगे, उसके बाद ही इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो बेटा जी याद करो, फ्रांस में एक राजा हुआ करता था लुईस 16, और फ्रांस में जो राजा था लुईस 16, उन्होंने शादी किससे की? मैरी से की। और मैरी कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रिया की। अब ध्यान में ये मत देना कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया एक है। ऑस्ट्रेलिया एक दूसरा कंट्री है और ऑस्ट्रिया एक दूसरा कंट्री है। एक बात और आपके दिमाग में आता होगा कि सर लुईस 16 तो फ्रांस के राजा थे, तो उसकी वाइफ ऑस्ट्रिया की कैसे हुई? मतलब भाग के आई थी क्या? अभी हाल फिलहाल में है एक लड़की पाकिस्तान से भाग के इंडिया में चली आई। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था बेटा जी। उस समय फ्रांस में और ऑस्ट्रिया में कुछ मतलब पॉलिटिकल उन लोग के पास झंझट हुआ करते थे, राजनीतिक मतलब प्रॉब्लम था। तो जो ऑस्ट्रिया के राजा थे उन्होंने सोचा चलो हम एक काम करते हैं, फ्रांस के राजा से ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से दोनों को शादी करवा देते हैं और मामला ठीक हो जाएगा। यहां तो मतलब पाकिस्तान से एक लड़की भाग के आई और इंडिया में शादी कर ली, तो मामला और गड़बड़ हो गया। उस समय की बात सोचो, रिश्ता बनाते थे ताकि दोनों दोस्त आपस में फ्रेंडशिप कर पाए। लेकिन जब लुईस 16 का जब शादी हुआ तो वो केवल मतलब 15 साल के थे। ओनली 15 इयर्स में उनकी शादी हो गई। लुईस 16 राजा बने 1774 में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे उस लड़की ने शादी की, कोई कहते ना बिहार में मेरा किस्मत ही खराब है कि उस लड़के से शादी हो गई, कुछ भी नहीं करता है। ऐसा तो था नहीं, लेकिन जो राजा थे लुईस 16, उनका मतलब जो ट्रेजर था वो खत्म हो गया था, उनके पास पैसे नहीं थे। अब दिमाग में सवाल आता है तो राजा, लेकिन ट्रेजर कैसे खत्म हो गया? उसकी जो पैसा था उसके पास वो खत्म कैसे हो गया, कैसे खाली हो गया? तो बेटा जी इसका मुख्य बहुत सारा कारण है, लेकिन मुख्य कारण क्या है कि जो फ्रांस था वो अमेरिका को हेल्प करता था। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया,
फ्रांस अमेरिका को हेल्प करता था? बिल्कुल। ध्यान से सुनो, इंडिया पे राज करने के लिए बेटा एक देश नहीं आए थे। फ्रांस आया था, डच आया था, पुर्तगाल लोग आए थे, डेनमार्क आए थे, अंग्रेज आए थे। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी थी। मैं आऊंगा कि फ्रांस अमेरिका को क्यों हेल्प करता था। पहले हम लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी थी। फ्रांस ये चाह रहा था कि पूरे वर्ल्ड में उसका कॉलोनी ज्यादा हो, और अंग्रेज ये चाह रहे थे, ब्रिटिश लोग, कि पूरे वर्ल्ड में उसका जो कॉलोनी हो ज्यादा हो। मतलब कॉलोनी मतलब क्या? मतलब पूरा देश पे जो है वो राज करे फ्रांस। फिर ब्रिटेन ये चाह रहा था कि पूरा देश में वो राज करे। इसको लेके दोनों के बीच लड़ाइयां होती थी। ब्रिटेन ने क्या किया था, जो मतलब अमेरिका है वहां के कुछ स्टेट को अपना कॉलोनी बना लिया था, उस पर राज कर रहा था। फ्रांस ने सोचा कि अगर हम अमेरिका को समर्थन करते हैं तो मैं यानी कि फ्रांस और अमेरिका दोनों मिलके ब्रिटेन को मतलब उसका मनोबल जो है उसका कम करते हैं। तो फ्रांस उसको हेल्प करता था, सोल्जर से, पैसा से हेल्प करता था। गन दे दिया, बॉम्ब दे दिया, मारो ब्रिटेन को। अब देखो, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में क्या है? दुश्मन है, ठीक है। और फ्रांस और अमेरिका भी ब्रिटेन का दुश्मन है। तो दुश्मन दुश्मन मिलके दोस्त बन गए। और किसको मतलब भगाने के लिए या पावर कम करने के लिए? ब्रिटेन का, ठीक है। चलो, बहुत सा लड़ाइयां हुई है, फ्रांस का, ब्रिटेन का, इंडिया में भी। और दोस्तों, अगर आज फ्रांस जीत गया होता इंडिया में तो हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे होते, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे होते। तो ये कारण था कि फ्रांस के राजा के पास पैसे नहीं थे, धन नहीं था। दूसरा जो कारण था, जो लेडी शादी करके आई थी उसका तो पूछो मत, वो बहुत सारा खर्चे करवाती थी। तीसरा जो कारण था, बहुत आराम से रहना। उसका जो महल था लुई 16 का बहुत बड़ा था, उसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत लगता था। बाद में उसके मिनिस्टर थे, उसके स्टाफ लोग थे, उसका पेमेंट देना। और ऐसे करते करते उसका जो ट्रेजर है वो खत्म हो गया था। राजा तो थे लेकिन बाय बर्थ। रानी बोलता था मेरे पास गहने नहीं है, आम पब्लिक बोलता था रोटी दो। अब जो लुई 16 ने सोचा, क्यों ना जो किसान है यानी कि पीजेंट है उस पर हम टैक्स बढ़ा देते हैं। तो बेटा जी, ये उस समय की बात है कि फ्रांस में जो सिटीजन थे यानी कि वहां के जो नागरिक थे या कह लो कि जो आदमी थे, उन लोग 3 स्टेट में बटे हुए थे। मैं चौक से लिखता हूं, आपको दिखाई देगा। ये चौक और ये डस्टर देखे कुछ याद आता है? आपको तो नहीं याद आता होगा बेटा जी, हम इसी चौक से मार खाए हुए हैं और इसी डस्टर से हमारे सब फेंक के मारा करते थे, ठीक है। वो तो तब की बात है, तुम लोग डरो नहीं। और मारूंगा भी तो कैसे जाएगा, तुम लोग तो वीडियो में हो, है ना। चलो, तो उस समय जो फ्रांस था उसके पीपल 3 स्टेट में बटे हुए थे। जो पहला था वो था नोबिलिटी, दूसरा था वो था क्लेर्जी, और तीसरा था वो था पीजेंट। अब बोलोगे ये सब है क्या? ये सब कैटेगरी है बेटा। नोबिलिटी मतलब क्या? जो राजा थे
और राजा के जो भी रिलेशनशिप वाले थे वो सब इसमें आते थे। और केलेर्जी में जो भी चर्च था, जो चर्च में फादर वगैरह थे उन लोग आते थे। और पीजन में कॉमन पीपल आते थे बेटा, पीजन में जो कॉमन पीपल आया करते थे। तो इन लोग का स्पेलिंग मिस्टेक है, ये उतार मत लेना, समझा रहा हूं। तो कहने का मतलब ये था कि इन लोग का जो सिटीजन था वो 3 ग्रुप में बटा हुआ था। नोबिलिटी जो था वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स लिया करता था, ठीक है। जो क्लेर्जी था वो भी टैक्स लिया करता था। अब बच गया कॉमन पीपल, ये 90% थे। इन लोग का काम था टैक्स देना। जरा सोचो, गरीब आदमी से टैक्स लेता था और इन लोग अपना मौज मस्ती करता था। और तो इन लोग सोचा, राजा ने सोचा चलो टैक्स बढ़ा देते हैं। उस समय की बात है बेटा, फ्रांस में जो टैक्स ऐसे नहीं बढ़ सकता था, उसके लिए मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में ये तीनों स्टेट को आना जरूरी था और सबके पास वोटिंग राइट थे। इसका भी एक वोट, क्लेर्जी का भी एक वोट और कॉमन पीपल का भी एक वोट। जो नोबिलिटी था यानी कि राजा थे, राजा के रिलेशन वाले थे, उसमें 300 मेंबर हुआ करते थे। और जो क्लेर्जी थे उसका भी 300 मेंबर हुआ करता था, मतलब 300 आदमी मान लो। और पीजन 90% था तो इसका था 600 मेंबर। लेकिन जरा देखो एजुकेशन की कमी कहां से कहां ला देती है। तो इन लोग का जो वोट होता था, राइट तो एक ही था। अब मान लेते इन लोग को वोट करवाते हैं तो नोबिलिटी बोलेगा हाँ टैक्स भरना चाहिए, पॉजिटिव टैक्स बढ़ाओ। क्लेर्जी को भी तो टैक्स लेना है, चर्च वाले को देना तो है ही नहीं, तो ये भी बोलेगा भाई टैक्स बढ़ाओ, पॉजिटिव। पीजन को टैक्स देना है, ये बोलेगा नेगेटिव, टैक्स मत बढ़ाओ। जीता कौन? टैक्स बढ़ाओ बढ़ाओ। इस तरह उन लोग बेवकूफ बनाया करते थे। बेटा जी एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन नहीं होगा तो आप लोग मतलब कहीं के नहीं रहोगे। ट्राई टू लर्न एट योर होम, ओके। इसी पीजन में से कुछ पीजन ऐसे थे जो ट्रेड करते थे, सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे। यहां से कुछ पीजन थे जो थोड़े मोड़े पैसे वाले हो गए थे। उन्होंने ये सोचा और कि मतलब पैसा तो आ गया तो हम क्या करें, थोड़ा संपत्ति बना लेते हैं और बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो इसी पीजन में से क्या किया गया, कुछ आदमी ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसमें कुछ फिलोसोफर बने, कुछ डॉक्टर बने, कुछ हम जैसे टीचर बने, कुछ तुम्हारे जैसे स्टूडेंट बने, कोई लॉयर बने। जब पढ़ लिख लिया तो समझ में आया, अरे बाबू ये तो हमें ठग रहा है। और कैसे ठग रहा है कि पीजन का भी एक ही वोट, क्लेर्जी का भी एक ही वोट, राजा का भी एक ही वोट, लेकिन देगा सिर्फ पीजन। और पीजन का मेंबर भले ही ज्यादा है लेकिन वोटिंग राइट तो एक ही है। तो इसको तो हारना हारना है। गया मीटिंग में, मतलब बाबू पहले वाला बात नहीं है, आओ आमने सामने बात करते हैं, हम पढ़े लिखे युवा हैं। अब राजा को बोला हमें 2 वोटिंग राइट मिलना चाहिए क्योंकि मेरा मेंबर यहां पे ज्यादा है। तुम लोग
राजा के घर में जन्म लिए हो तो हमेशा राजा रहोगे और टैक्स नहीं दोगे और हम खटते रहे बैल की तरह। ये बातें सुन के राजा को आया गुस्सा, बोला किसी को भी 2 वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। पीजन ने बोला, दोबारा बोलो क्या बोला? राजा और किरण बोले वोटिंग का अधिकार, वोट देना एक ही तुम्हारे पास। सब ने बोला चल चलो, अब राजा की बात नहीं मानेंगे। अब बताओ वो काहे का राजा? मान लेते हैं कोई एक स्कूल है, स्कूल का नाम है संत मारिया इंटरनेशनल स्कूल। अब बोलेगा सब उसी स्कूल का नाम क्यों ले रहे हैं, हम लोग तो एरम क्लासेस में पढ़ते हैं। चलो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा आपको। तो मान लेते हैं कि स्कूल है, मान लेते क्या है एक स्कूल, उसका नाम है संत मारिया इंटरनेशनल स्कूल। अब इस स्कूल में बहुत सारे प्रिंसिपल है ना, 2-3 प्रिंसिपल काम कर रहे हैं मान लेते हैं, मतलब ब्रांचेस भी है। उसके बाद टीचर है, उसके बाद आपका कुक है, ड्राइवर है, स्वीपर है, गार्ड है, बार्बर भी है जो बाल काटते हैं हॉस्टल के बच्चे का, धोबी भी है जो कपड़ा धोता है। ऐसे बहुत सारे मतलब स्टाफ काम करते हैं। और मान लो मैं उस स्कूल का एक प्रिंसिपल हूं, डायरेक्टर हूं, और अगर उन लोग मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं काहे का प्रिंसिपल? स्टाफ तो छोड़ो, अगर स्टूडेंट मेरी बात ना माने तो मैं काहे का टीचर? प्रिंसिपल कब होता है? जब बच्चा उनके समर्थन में हो, उनके स्टाफ उनकी बात को माना जाए या माने, तब जाके कोई प्रिंसिपल या स्कूल होता है। तो उसी प्रकार राजा की बात सब नहीं माने तो काहे का राजा? और उसके बाद राजा का बोला अपना एडवाइस अपने पास रखो, अपना जो इंस्ट्रक्शन अपने पास रखो, मैं तुम्हारी बात या आपकी बात नहीं मानने वाला हूं। और निकल गए वहां से, और ना किलर्जी की बात मानी और ना नोबिलिटी का, और निकल गए। वहां पे जाने के बाद जितने भी पीजन थे सबने एक असेंबली बनाया, उसका नाम था नेशनल असेंबली। इस असेंबली में तय किया गया कि राजा को बोलेंगे तुम्हारा पावर को लिमिट करो, कम करो। आज के बाद क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजा को बात समझ में नहीं आई कि हो क्या रहा है। उसी बीच जो आम नागरिक थे, एक तो ऐसे ही दिमाग खराब, क्योंकि मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा था, मतलब पैसा कम हो रहा था, जो क्रॉप था वो सही ढंग से क्रॉप का पैदावार नहीं हो रहा था, ऊपर से कह रहा है टैक्स बढ़ाओ। उसके बाद उसने हमला कर दिया, राजा के जो किला था वहां पे हमला कर दिया। बोला इससे बात नहीं मानेगा, रानी तुमको जेवर चाहिए, हमको खाना चाहिए। राजा तुमको घोड़ा गाड़ी पे चढ़ना है, यहां पे हम चल नहीं पा रहे हैं। अब ये देख के राजा डर गए, बोले भैया मुझे माफ करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और लास्ट में राजा को आम नागरिक का बात मानना पड़ा, मोनार्की खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया, और क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या आ गया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संविधान भी रहेगा और तुम भी रहोगे, मतलब हमारा बात भी आपको मानना पड़ेगा और आपका बात भी मानेंगे। बेचारा राजा करे तो करे क्या। और उस समय लेजिस्लेटिव का गठन हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, जुडिशरी हुआ। लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाएंगे, लोकसभा राज्यसभा मान लेते हैं उस समय का, अभी भी वही है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो रूल फॉलो मतलब करवाएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी अगर रूल को बनाया गया, अगर किसी ने नहीं माना
जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश करेगा। जुडिशरी ये भी चेक करेगा कि जो रूल बनाया गया है आम पब्लिक के लिए वो ठीक है या नहीं है। तो मोनार्की खत्म हो जाने के बाद में क्या चीज का गवर्नमेंट बना? बोलो बोलो, दिल में बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। ठीक है, वो जो है 1789 से लेके 1792 तक चला, और 1789 से पहले मोनार्की हुआ करता था। बेटा जी, फ्रांस रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर नहीं होता तो लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, पूरा यूरोप को नहीं पता चल पाता। यही एक देश है जहां से पता चलता है सभी को कि ह्यूमन राइट क्या है। एक चिंगारी ने फ्रांस में पूरा यूरोप को, पूरा दुनिया को हिला के रख दिया। इसीलिए कहा जाता है दबाव उतना जितना लोग बर्दाश्त करे। अगर कॉमन पीपल सड़क पर उतर आए ना, तो अभी जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, सीएम जो भी घूम रहे हैं ना, एमएलए, उन लोग को समझ में आएगा कि कॉमन पीपल के पास कितनी पावर होती है। राजा को गद्दी से उतार दिया, राजा था। यहां तो पीएम, सीएम या एमएलए, एमपी जो बने हुए हैं उनको किसने चुना? हमने चुना है, हम जनता ने चुना है। इतनी पावर होती है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। जो गद्दी बैठे हुए हैं ना, अगर वो गलत फैसला लेते हैं, अगर वो गलत चीज बताते हैं, मनमानी करते हैं, तो जनता को 2 मिनट नहीं लगेगा उनको गद्दी से उतार कर फेंकने का। इतनी पावर होती है कॉमन पीपल के पास। ठीक है, सो गाइस,